हाय फ्रेंड, चलिए आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज का मेरा मुख्य विषय है। पहला, परमाणु को समझेंगे। दूसरा, परमाणु के मौलिक कण को समझेंगे। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग परमाणु को समझते हैं। परमाणु क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन समय में लोग ऐसे समझते थे कि दुनिया की तमाम वस्तुएं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसको एक कहावत भी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बन ही शरीरा। मतलब आकाश, पानी, मिट्टी, हवा और आग से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता गया, विज्ञान आगे की ओर अपना निरंतर प्रयास करता गया, और तब जाके हमारे वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ के अति सूक्ष्म कण का पता लगाया। किसी पदार्थ के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उसको हम परमाणु कहते हैं। तो आप परमाणु को समझे कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो होता है वह किसी भी पदार्थ का जो होता है अति सूक्ष्म कण होता है। या आप लकड़ी ले ले, या आप चीनी, पानी, कुछ भी आप ले ले, उसका सबसे जो छोटा कण होगा वह एटम्स कहलाएगा। अब एटम्स इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब कुछ दिनों तक लोगों के दिमाग में यह रहा, और वैज्ञानिक लोग भी यह सोचते रहे कि चलिए एक किसी भी पदार्थ का जो होता है वह अति सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन विज्ञान का प्रयास अभी यहाँ भी नहीं रुका, और इसके आगे भी लोगों ने शोध जारी रखा। और उसके बाद, परमाणु के बाद, लोगों ने इसको भी जब खंडित करके देखा तो इसमें 3 कण हमें मिले। इसका 3 कण हमें मिला। इसका परमाणु का 3 मौलिक कण प्राप्त हुआ, जिसको पहला कहा गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कण का नाम दिया प्रोटॉन, और तीसरे कण को कहा जाता है न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणु के भी खंडन के फलस्वरूप 3 कण हमें प्राप्त होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कि किसी भी तत्व है तो उसका एक परमाणु है। तो परमाणु का एक केंद्र होता है जिसको न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। तो नाभिक और न्यूक्लियस बिल्कुल बीच का भाग होता है, और उसी नाभिक और न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए रहता है। और इसी को हम कक्षा कहते हैं। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। और जिस पथ पर सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। और इस प्रकार से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिस परमाणु की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उस परमाणु के कक्षों की संख्या भी अधिकतम होती है। और कक्षों की संख्या को हम लोग KLMN इस प्रकार से सूचित करते हैं। कक्षों को हम किससे सूचित करते हैं? KLMN इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं। यहाँ एक सबसे मजेदार बात यह है कि प्रत्येक कक्षा का भी उपकक्षा होता है। जिस तरह से ग्रहों का उपग्रह होता है, उसी तरह से कक्षों का भी उपकक्षा होता है। अब के कक्षा का भी उपकक्षा होगा, एल कक्षा का भी उपकक्षा होगा, एम कक्षा का भी उपकक्षा होगा। इस प्रकार से सभी कक्षाओं का उपकक्षा होता है। और उपकक्षा को हम लोग S, P, D,
F से सूचित करते हैं। और आप समझ लीजिए कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी नियम दिया गया जो 2n² फार्मूला पर आधारित होता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी एक रूल्स दिया गया, एक फार्मूला दिया गया, वह होता है 2n²। अब 2n² क्या होता है? जहां n होता है कक्षों की संख्या, यानी कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, मतलब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिकतम, उसको हम 2n² से निकालते हैं। जैसे 2n के जगह 1 और स्क्वायर, 1 का मतलब है पहला कक्षा, 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि 2, यानी कि पहला कक्षा यानी के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 2 होगी। ठीक है। अब L जो है यह हमारा दूसरा कक्षा है। n के जगह हम केवल 2 बदलेंगे और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8 होगा। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में निकाल लेंगे, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी का 18। इस प्रकार से m कक्षा में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ हमारे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी नियम। लेकिन यह कुछ आगे जाकर यह फेल हो जाता है और इस प्रकार से हम नहीं बांट पाते हैं। तो इसके लिए हम उप कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को वितरण करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो बनाएंगे, जिसमें से आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इस हिसाब से हम मुख्य पॉइंट पे जो आज हमें टॉपिक कवर करनी है उन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से चौथी कक्षा में 4 चौका 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं SPDF, जो उप कक्षा होते हैं, यानी कि यही कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होती है उप कक्षा में बटा होता है, यानी कि यही 18 जो होता है इस चारों का उप कक्षा में बटा होता है। ये 8 इसी 4 उप कक्षा में बटा होता है। तो कैसे बटा होता है? तो S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। 2 6 10 14 ऐसे आप याद रखेंगे, 2 6 10 14 SPDF। ये उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। कक्षा में आप समझ गए 2n² से, और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण के लिए आप याद रखेंगे 2 6 10 14। ये याद करने की चीज़ है। ठीक है, याद कर लेंगे। अब जब ए और ए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इजी तरीके से किसी भी तत्व का आप लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो एक बात यहाँ आप ध्यान रखिए कि एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। खोजकर्ता का हम लोग नाम याद कर लेते हैं। खोजकर्ता को नाम याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, ईट पग नाच। ईट पग नाच, ई से होता है इलेक्ट्रॉन और ट से होता है थॉमसन। आप जे थॉमसन भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, जे थॉमसन। एक्चुअली में इसको थॉमसन को कहीं कहीं टॉमसन लिखा होता है, टॉमसन। कोई थ पढ़ता है, कोई ट पढ़ता है। ठीक है, तो ईट पग नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, जे थॉमसन। प से हो जाएगा प्रोटॉन और ग से हो जाएगा गोल्डस्टीन, और न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, तो ये आप ट्रिक के माध्यम से आप सभी के खोजकर्ता का नाम याद रख सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन,
न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो आपको तीनों आपको याद रहेंगे खोजकर्ता के नाम। चलिए अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का हम कैसे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आपको कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं KLMN, ये हमारी कक्षा की संख्या हुई जिसमें 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n² फार्मूला से। और हम लोग इसके उप कक्षा को लिख लेते हैं SPDF, ठीक है। चलिए इसमें 2, 6, 10, 14 ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे रहेंगे उप कक्षा में। ये हमारा हो गया कक्षा और ये हमारा हो गया उप कक्षा, मतलब सेल एंड सबसेल। चलिए अब देखिए किसी भी परमाणु का लिखना है तो किसी भी परमाणु के लिखने के लिए अब जैसे किसी का आप बताइए फास्फोरस, मैं ले लेता हूँ फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है संकेत? P होता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 15 होती है। तो 15 को आप सबसे पहले इसको कक्षाओं में बांटेंगे। 15 को कैसे बांटेंगे? कक्षाओं में। तो कक्षाओं में बांट लीजिए 15 को। तो आप पहली कक्षा में 2, आप ऐसे कर लीजिए ना KLM। चलिए बांट लेते हैं। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 2, कितना 8, और दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे? 8, 8 और 2 10, और तीसरी कक्षा में कितने बच जाएंगे? तो 5। इस तरह से हमने बांट लिया 15 को, ठीक है। 15 को हमने क्या किया? बांट लिया। के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 और एम कक्षा में 5। 8 और 2 10 और 5 15। 15 मेरे को इलेक्ट्रॉन बट गए, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन हमारा बट गया। अब इसको हमारा उप कक्षा के आधार पर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये तो कक्षाओं के आधार पर हमने लिख लिया, बांट लिया। अब उप कक्षा के आधार पर हम लोग लिखते हैं उप कक्षा। चलिए उप कक्षा के आधार पर लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप पहली कक्षा को 1 से डिनोट कर देंगे। पहली कक्षा यानी के नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है 1। और पहली कक्षा में आपका क्या सबसे पहले उप कक्षा आएगा? S। तो आप S लिखेंगे और S में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? तो 2। तो 2 हम लिख लिए। ऊपर में लिखेंगे, नीचे में नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, ठीक है। लेकिन स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, 1s2 पढ़ते हैं, ठीक है 1s2। तो आपका पहली कक्षा में S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। चलिए अब दूसरी कक्षा में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको अब उप कक्षा में बांटते हैं। तो 2 दूसरी कक्षा के लिए L नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब दूसरी कक्षा का फिर उप कक्षा होगा ना, दूसरी कक्षा के लिए भी SPDF होगा, तीसरी कक्षा के लिए भी SPDF होगा, मतलब हर एक ग्रह का उपग्रह होगा। यहाँ ऐसे समझेंगे, केवल इसका उपग्रह होगा इसका उपग्रह नहीं होगा ऐसा नहीं, हर एक का SPDF होगा, हर एक कक्षा का SPDF होगा, हर एक कक्षा का उप कक्षा होगा। तो पहली कक्षा का S में ही हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो PDF होने का सवाल ही नहीं है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा में हमारा S उप कक्षा है, ठीक है S उप कक्षा है। कितने इलेक्ट्रॉन आटेंगे इसमें? 2, ठीक है लिख लिया 2। अब हमारा दूसरे ही कक्षा में और भी उप कक्षा बचे हुए ना, अभी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन अभी लगा है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो अभी दूसरे उप कक्षा पे चला जाएगा, यानी कि P पे चला जाएगा, ठीक है P पे। P में रखने की कैपेसिटी कितना है? 6, तो 6 रख दिए। तो अब देखिए तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हमारे अट गए ना 2 उप कक्षा में। दूसरा कक्षा का 2 उप कक्षाओं में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। अब तीसरी कक्षा जो है हमारा है M, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो तीसरी कक्षा का भी उप कक्षा होगा, तो सबसे पहले फिर से स्टार्ट करेंगे S से। तो S और कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें? 2 लिख लिया। अभी इसमें कितना और इलेक्ट्रॉन बच रहा है? तो 3 बच रहा है। तो हमारे P है ना अभी बचा हुआ, तो P उप कक्षा में चले जाएंगे और इसमें 6 कैपेसिटी है रखने का, और हमारे पास बचा हुआ है 3, तो आराम से रह सकता है ना। तो इस तरह से हम उप कक्षा के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप सोडियम का जो 11 होता है, क्लोरीन, आर्गन, आप किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब एक आर्गन का आपको लिख कर दिखाते हैं। आर्गन का होता है 18। अब इसको आप बांट लीजिए, देखिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। K, L, M, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2, 8, 8 2 10, 10 और 8 18, ठीक है, हो गया। चलिए खत्म हो गया, इतना में ही अट गया मेरा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे कि आर्गन जो है इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। क्यों अक्रिय गैस है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि जिसके बाहरी कक्षा में 8-18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा पूरा फुलफिल होता है, वह अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। वो किसी के भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए यहाँ हम लोग समझते हैं कि कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 18 इलेक्ट्रॉन हमारे खत्म हो गए हैं। अब इसको हम लोग उप कक्षा के आधार पर बांटते हैं, उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए पहली कक्षा, और इसको उप कक्षा में बांट देंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 1s2, हो गया, खत्म हो गया ना। 1s2 कॉमा दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसको इस तरह से लिखने से कभी कभी इसको तोड़ के भी लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है कि ऐसे लिखेगा, जैसे देखिए 1s2, 2s2 और p6 साथ में लिखा हुआ है ना, इसको 2p6 ऐसे भी करके लिखा जाता है, और 3s2 और 3p3 ऐसे करके लिखेगा। मतलब अभी तो हमारे साथ में लिख रहे हैं इसलिए साथ में लिख देते हैं, आपको आगे बताते हैं कि 20 के बाद वाले को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तीसरी कक्षा की बात होगी तो आप कंटिन्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन तीसरी कक्षा के बाद यदि चौथी कक्षा की बात होगी, फिर तीसरी कक्षा की बात होगी, तो वहां इस तरह से आपको डिनोट करना होगा कक्षों की संख्या को, ठीक है। चलिए अब देखिए 1s2 हो गया। अब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2 हो जाएगा, और अभी किसमें कितना बचा, तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखिए p6, 6 और 2 8, हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं तीसरी कक्षा में 3s2 और p6, इसमें भी 6 2 8 हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी। देखिए हमारे 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल हो चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब चौथी कक्षा के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हों। मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद और 2 1 2 या इससे अधिक मतलब इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए जो कि चौथी कक्षा में चला जाए। यानी कि ऐसे नहीं कि 2 रख दिए, 8 रख दिया और 18 रख दिया, 18 2 20 और 8 28, 28 वाले परमाणु संख्या वाले को हम इस तरह से बांट देंगे कि 2 8 18, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में तभी होंगे जब चौथी कक्षा के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हों, अन्यथा तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, और 18 तभी रखे जाएंगे जब चौथी कक्षा के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हों। तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए Ca जिसकी परमाणु संख्या होती है 20, और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं। देखिए इसको सबसे पहले कक्षा में बांट लेते हैं। तो पहली कक्षा में हमारा क्या हो जाएगा 2, दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा हमारा 8, 2 और 8 10, 10 और 10 हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और 18 से अधिक तभी होंगे जब चौथी कक्षा के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हों, तभी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 8 हो गया 10, और फिर हमारा कितना बचता है 10। तो तीसरी कक्षा में आप 8 रखेंगे और जो बच जाएंगे उसको हम चौथी कक्षा में भेज देंगे, तो बच गया 2। तो चलिए अब इसको हम उप कक्षा के, ये तो कक्षा के आधार पर हो गया, कक्षा के आधार पर हमने बांट लिया। अब हम लोग उप कक्षा के आधार पर इसको बांटते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, तो इसको उप कक्षा में बांटिए।
तो पहली कक्षा उपकक्षा S2, दूसरी कक्षा उपकक्षा S2 P6 अट गया, ख़त्म। तीसरी कक्षा को बांटना है तो तीसरी कक्षा S2, फिर बच गया हमारा P, और P में कितना अटता है 6। चौथी कक्षा हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो S पे भी 2 आ जाता है और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अभी आप जिंक ले लीजिए जिसका परमाणु संख्या होता है 30। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 30 को आप सबसे पहले उप कक्षाओं में बांट लीजिए। तो 2 8, 8 2 10, 10 और 18 28 और 2 30। अभी देखिए तीसरी कक्षा में हमने 18 इलेक्ट्रॉन रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसके आगे वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, अगर नहीं होती तो हम नहीं लेते। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अब इसको हम उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखिए पहली कक्षा 1s2, दूसरी कक्षा 2s2 और P हो जाएगा हमारा 6। तीसरी कक्षा के लिए S2 P6, 6 या 2 8 और D10, तो D10 अट जाएगा। देखिए D10 है ना, 6 या 2 8, 8 10 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी चौथी कक्षा तो 4s2, बिल्कुल सिंपल है। अब किसी का भी लिखिए ना, यदि आपको ये फंडा याद है, अगर यदि आप कक्षा में अगर अच्छे से बांटना जान गए तो आप उप कक्षा पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यह मेरा गारंटी है। आप अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आप उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप आज के लिए हमारा जो तीनों टॉपिक था, परमाणु को समझना, परमाणु के मौलिक कण को समझना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सभी समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।